एक शापित गांव की कहानी। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ बीती। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरे अपने अनुभव की सच्चाई है। सुनने में शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है एक गांव की, जिसे लोग शापित गांव कहते हैं। नाम है उसका काली खोह। बात उस वक्त की है जब मैं, रोहन, अपने दोस्त विशाल के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में अपनी नौकरी के सिलसिले में गया था। मैं एक ट्रैवल राइटर हूं और मुझे पहाड़ों, जंगलों और अनजान जगहों की कहानियां लिखना पसंद है। विशाल मेरा पुराना दोस्त था, फोटोग्राफर, जो मेरे साथ इन यात्राओं में मेरी तस्वीरें खींचता और मेरी कहानियों को तस्वीरों के जरिए जीवंत करता। हम दोनों को ही रोमांच पसंद था, लेकिन उस दिन जब हम काली खोह के बारे में पहली बार सुना, हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। शुरुआत। काली खोह का रहस्य। हम रुद्रप्रयाग में एक छोटे से ढाबे पर रुके थे। वहां का मालिक बूढ़ा रामलाल हमें चाय पिलाते हुए स्थानीय कहानियां सुना रहा था। उसने हमें काली खोह के बारे में बताया, एक ऐसा गांव जो जंगल के बीच बसा था, लेकिन अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। उसने बताया कि गांव के लोग रातों रात गायब हो गए थे और जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। क्या बात कर रहे हो रामलाल जी, मैंने हंसते हुए कहा। ऐसी बातें तो हर जगह की कहानियों में होती हैं। रामलाल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीमे स्वर में बोला, बेटा, ये कोई कहानी नहीं। काली खोह में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। वो गांव शापित है। 100 साल पहले वहां कुछ हुआ था, जिसके बाद से वो जगह भूतों का बसेरा बन गई। विशाल ने अपनी चाय का घूंट लिया और मजाक में कहा, तो भूतों का फोटो खींचने का मौका मिलेगा ना। रामलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, तुम लोग जवान हो, नई नई बातें सुनना चाहते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो, उस गांव के पास भी मत जाना। उसकी बातों ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। मैंने विशाल की तरफ देखा और उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो मेरे मन में थी। हमने ठान लिया कि हमें काली खोह जाना है। काली खोह की ओर अगले दिन सुबह हमने अपने बैग पैक किए, कुछ जरूरी सामान लिया और काली खोह की ओर निकल पड़े। रामलाल ने हमें रास्ता बताया था, लेकिन बार बार चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने से पहले लौट आना। गांव तक जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। पतली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, घने पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। करीब 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम काली खोह पहुंचे। गांव का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुराने टूटे फूटे मकान, जिनकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और कुछ दरवाजों पर लकड़ी के तख्ते लटक रहे थे। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके आसपास घास फूस उगाया था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। ये जगह तो सचमुच डरावनी है, विशाल ने धीरे से कहा, अपने कैमरे को निकालते हुए। मैंने उससे कहा, चल पहले गांव का एक चक्कर लगाते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिले। हमने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। हर मकान की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंच कर उन्हें बनाया हो। कुछ मकानों के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, जैसे लोग जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। पहला संकेत, जब हम गांव के मंदिर की ओर बढ़े तो हमें एक अजीब सी गंध मिली। ये गंध न तो सड़ांध थी, न ही किसी जानवर की। ये कुछ और थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघा था। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा टूटा हुआ था। मूर्ति के सिर पर एक गहरी दरार थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ा हो। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने थे, लेकिन वो भी धुंधले पड़ चुके थे। रोहन, ये देख, विशाल ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां कुछ लिखा हुआ था, संस्कृत में। मैंने अपनी स्कूल की संस्कृत याद करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समझ नहीं पाया। बस इतना समझ आया कि वो किसी शाप के बारे में था। क्या लिखा है? विशाल ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी चीख,
जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। हम दोनों रुक गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या था वो? विशाल ने धीरे से पूछा। शायद